नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज आपसे कहता आया कि अब पैसे रखिए अपनी जेब में और खूब लगनशीलता के साथ, मेहनत के साथ, अपनी रुचि के साथ घर बैठे ही चुपचाप हिंदी साहित्य पढ़िए। और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी साधना IAS के यूट्यूब चैनल पे। एक तो आप निबंध उस पर देखते जाएं, उस पर सामान्य हिंदी के पोर्शन को देखते जाएं, उस पर आप UP PCS या अन्य राज्य स्तरीय MP PCS, राजस्थान PCS, RS वगैरह में जो सामान्य हिंदी का प्रश्न आता है, पल्लवन, निबंध, संक्षेपण, पत्र लेखन, उन मुद्दों को देखते जाएं। और बहुत जल्दी इस पर हम लोग एथिक्स पर भी चर्चा करेंगे, नीति शास्त्र पर भी। तो दोस्तों, इसी प्रयास में आज हम लोग हिंदी साहित्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा मुद्दा बीच में रह गया था, आदिकालीन साहित्य के नामकरण को लेकर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को कई नाम दिए, जैसा कि आपने सुना होगा आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। ऐसे ही पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यदि आपने ग्रियर्सन का नाम सुना हो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इन दोनों ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल ही नाम दिया। यदि अन्य आलोचकों और साहित्य इतिहासकारों की बात करें तो किसी ने बीज वपन काल कहा, किसी ने आरंभिक काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा। दोस्तों, प्रश्न आता है, दो तरह का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न कि आदिकाल के लिए क्या वीर गाथा काल नाम उचित है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि आदिकाल का श्रेष्ठ नाम क्या हो सकता है। यानी समझिए, घुमा फिरा करके आचार्य शुक्ल के इर्द गिर्द ही बात घूमती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को काल सीमा के आधार पर विक्रम संवत 1050 से 1375 तक के काल सीमा में बांटा, और कालखंड के आधार पर तो आदिकाल ही कहा, किंतु प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल अपनी हर बात की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक तर्कों का सहारा लेते। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिए जाने के पीछे कई कारणों को जिम्मेदार माना। पहला कारण उन्होंने मुसलमानों की चढ़ाइयों, यानी इस्लामी आक्रांताओं की चढ़ाइयों के रूप में देखा। उन्होंने यह माना, उन्होंने यह लिखा कि आदिकाल की काल सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक रही है, अर्थात राजा मुंज भोज से लेकर राजा हमीर देव तक रही है। अब समझिए, कुल 325 साल। उन्होंने लिखा कि आदिकाल की इस सुदीर्घ काल सीमा 325 साल, शुरुआती 150 वर्षों तक, यानी विक्रम संवत 1200 तक, हिंदी साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति निश्चित नहीं दिखाई पड़ी। दरबारी रचनाकार, राजाओं के आश्रय में पलने वाले दरबारी रचनाकार अपने शासकों, सामंतों, अपने राजाओं, अपने आश्रयदाताओं को जब जैसी इच्छा पद गाकर सुनाया करते थे, कभी भक्ति के, कभी नीति के, कभी श्रृंगार के, कभी वीरता के। परंतु शुक्ल जी ने लिखा कि जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र, तो यही दरबारी रचनाकार, यानी राजाओं के आश्रय में पलने वाले दरबारी रचनाकार अपने शासकों, सामंतों की वीरता और उनके पराक्रम पूर्ण चरित्रों का यश गान करना शुरू किए, प्रशस्ति मूलक गान।
आप जानते होंगे कि दरबारी रचनाएं या आदिकालीन रचनाओं को प्रशस्ति मूलक, प्रशंसा में लिखी गई, वीरता से लेकर के गुणों की प्रशंसा को लेकर के, शासकों की चाटुकारिता को लेकर के जो रचनाएं लिखी जाती उन्हें प्रशस्ति, प्रशंसा से। तो जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र हुई, यही दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों की वीरता और उनकी प्रशस्ति का यश गान करना शुरू किया, उनका चरित गान करना शुरू किया। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई और इसे ही ध्यान में रखकर मैंने यानी आचार्य शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। दोस्तों, शुक्ल जी मुक्तक से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रबंध रचनाओं को मानते थे। अब देखिए, इस वक्तव्य में दो बातें छिपी हैं। एक तो पहले आदि काल में मुक्तक रचनाएं लिखी जाती थी, फुटकल पद लिखे जाते थे, खुदरे, छोटे छोटे पद। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र हुई, उनके आक्रमण बढ़ते गए, तो दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों में जोश दिलाने के लिए कई ऐसे पद लिखे गए। जैसे चंद बरदाई लिखता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से ब्याह करके आते तो कोहबर से निकलते ही नहीं। तो चंद बरदाई ने लिखा, गोरी रतौ तू धरा तू गोरी अनुरत। ऐसे ही जगनीक ने लिखा, 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए बाकी जीवन को धिक्कार। समझा जा सकता है कि इन दरबारी रचनाकारों ने कहीं ना कहीं अपने शासकों को, अपने सामंतों को वीरता या उनके भीतर उत्साह को भरने का कार्य किया कि एक तरफ तुम्हारी धरा पर बाह्य आक्रांता आक्रमण कर रहे हैं और तुम हो कि श्रृंगार में लिप्त। तो पहले जो छोटी छोटी रचनाएं लिखी जा रही थी, कभी भक्ति पर, कभी श्रृंगार पर, कभी नीति परकता पर, कभी वीरता पर, उन छोटी रचनाओं की जगह प्रबंध रचनाओं ने स्थान लिया। दरबारी रचनाकारों ने अपने आश्रयदाताओं, शासकों, सामंतों की वीरता का, उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों का यश गान करना शुरू किया और इसी प्रबंध परंपरा को शुक्ल जी ने रासो नाम दिया। अपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो पहला तर्क ये शुक्ल जी जोड़ते हैं कि आदि काल को वीर गाथा काल कहा जाए, इसके पीछे मुसलमानों की चढ़ाइयां जिम्मेदार थी। दोस्त, एक दूसरा तर्क गढ़ते हैं शुक्ल जी। उन्होंने लिखा कि किसी भी काल धारा की प्रवृत्ति दो बातों पर निर्धारित होती है। किसी भी काल धारा की प्रवृत्ति दो बातों पर निर्धारित होती है। एक, उस प्रवृत्ति से संबंधित उस काल में कितनी रचनाएं लिखी गई हैं, यानी किसी प्रवृत्ति से संबंधित किसी काल में रचनाओं की बहुसंख्या, बहुलता को उन्होंने जिम्मेदार माना तथा उन रचनाओं की यदि लोक में, समाज में प्रसिद्धि हो तो इन दो बातों से किसी भी काल धारा की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। अब देखिए, अपनी दोनों बातों को तर्क की कसौटी पे कसते उन्होंने लिखा कि भाई, आदिकालीन साहित्य में कुल 12 रचनाएं उपलब्ध हैं। विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां, ये कुल 12 रचनाएं उपलब्ध हैं। कितनी रचनाएं? शुक्ल जी ने तर्क दिया कि इन 12 रचनाओं, 3 रचनाओं को छोड़कर, विद्यापति की पदावली, बीसलदेव रासो और अमीर खुसरो की पहेली, इन 3 रचनाओं को छोड़कर शेष 9 रचनाओं
वीरता की प्रवृत्ति मुखर दिखाई पड़ी। और इसीलिए चूंकि 12 रचनाओं में 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति थी, प्रशस्ति मूलक चित्रण था, इसलिए शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो एक तो प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया उन्होंने, और दूसरी बात कि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आदि काल को वीर गाथा काल कहा जाए, इसका तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों, आचार्य शुक्ल के इन बातों को, उनकी इन चर्चाओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नामवर सिंह और अन्य आलोचकों ने भी खंडित करने की कोशिश की। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि काल को वीर गाथा काल नाम तो दिया, लेकिन सिद्धोनाथों की रचनाओं को रहस्यात्मक मानकर उनकी रचनाओं को साहित्य से बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने लिखा कि योग धारा कोई काव्य धारा नहीं है। सिद्धोनाथों को बहिष्कृत करने के कारण आचार्य शुक्ल का घेराव आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने करने की कोशिश की। आचार्य द्विवेदी ने कई तर्क दिए। सबसे पहला उन्होंने तर्क यह दिया कि आचार्य शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। अब यह समझा जाए कि क्या वीरता वास्तव में मैदानी वीरता थी शासकों में, या इस वीरता की प्रेरणा कहीं और से मिल रही थी। तब द्विवेदी जी ने यह तर्क दिया कि यदि इन शासकों सामंतों ने 3 कारणों से ही युद्ध लड़े, कन्या के हरण के लिए यानी विवाह के लिए, विलास श्रृंगार के लिए, मान मर्दन के लिए, भूमि अर्जन के लिए, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण कारण विवाह विलास, जाकी सुंदर कन्या देखी तापे धरी जाए तलवार। यदि इन शासकों सामंतों की वीरता की प्रेरणा विवाह से मिल रही है, श्रृंगार से मिल रही है, विलास से, तो फिर आदि काल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया जाए, श्रृंगार काल क्यों ना नाम दिया जाए। यदि आप ऐसे भी देखें तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ऐसी रचनाओं में जगनीक ने लिखा परमाल रासो को और चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। यदि आप ऐसी रचनाओं को देखें तो इनमें जितने भी युद्ध चित्रण मिलेंगे आपको, उनमें से ज्यादातर युद्ध विवाह के लिए लड़े गए। तो आचार्य द्विवेदी का यहाँ तर्क सटीक जान पड़ता है और वीर गाथा काल नाम के विरोध में भी जान पड़ता है कि भाई, यदि शासकों सामंतों ने भोग विलास के लिए, विवाह के लिए, श्रृंगार के लिए युद्ध लड़े, तो फिर वीर गाथा काल नाम क्यों, श्रृंगार काल क्यों ना नाम दिया जाए आदि काल को। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी ने एक दूसरा तर्क दिया कि शुक्ल जी ने जिन सिद्धोनाथों की रचनाओं को साहित्य से बहिष्कृत किया, यदि विचार किया जाए तो सिद्धोनाथों की रचनाएं बेशक साहित्य की दृष्टि से अनगढ़ हैं। उनमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, शिल्प आदि का कम प्रयोग है, सहज प्रयोग है, सजग नहीं। तो द्विवेदी जी ने कहा कि बेशक सिद्धोनाथों की रचनाएं साहित्य की दृष्टि से अनगढ़ हैं, किंतु उनमें सामाजिकता कूट कूट के भरी है। आप ऐसे भी देखें तो सिद्धोनाथों ने मध्यम मार्ग की सीख दी, सहज जीवन जीने की सीख दी, पांडित्य आदि का विरोध किया, शास्त्रीयतावाद का विरोध किया। ये सिद्धनाथ नाथ संत लिखते हैं, हबकी न बोलीबा, ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राम। ये नाथ संत कहते हैं, थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। दोनों पंथों यानी मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध ने जिस मार्ग को दिया, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से ही महायान शाखा, और महायान से ही सिद्धनाथ जुड़े हुए थे वज्र यानी शाखा से। तो ये नाथ कहते हैं कि थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी।
दोस्तों सिद्धों ने लिख दिया कि पंडिय सयल सत्थ बखाणे देह ही बहु बसण न जाने, आयम बेय पुराणे ही पंडिय मान बहंती, पक सिरी फले अमी अलीय जिमी बाहेरीय भमंती। इनका अर्थ तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन फिलहाल समझिए कि अगर ये मध्यम मार्ग की सहज जीवन की वकालत कर रहे थे, शास्त्रीयतावाद, पांडित्य, कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे, तो द्विवेदी जी की बात सटीक जान पड़ती है कि बेशक सिद्धोनाथों की रचनाएं साहित्य की दृष्टि से अनगढ़, उनमें रस छंद अलंकार नहीं थे, किंतु उनमें सामाजिकता की कमी नहीं थी। और साहित्य है क्या? समाज का दर्पण। तो दोस्तों, यदि सिद्धोनाथों की रचनाएं समाज को ध्यान में रखकर चित्रित की गईं, तो फिर उन्हें साहित्य से क्यों बहिष्कृत किया जाए? और यदि उन्हें साहित्य में रखा जाए, शुक्ल जी ने तो निकाल दिया, तो सिद्धनाथ खंडन मंडन की रचना लिख रहे थे, उनकी रचनाएं धार्मिक थीं। फिर द्विवेदी जी इशारा करते हैं कि तब हिंदी साहित्य के आदि काल में वीरता की जगह धार्मिकता जैसी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती। शुक्ल जी सिद्धोनाथों को हिंदी साहित्य में रखने के पीछे कई और तर्क भी गढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि भाई, जिन गुणों के कारण संत कबीर को साहित्य के भीतर रखा गया, बात तो सही है, उन्हीं गुणों की चर्चा कबीर से पहले सिद्धोनाथों ने अपने साहित्य में की। तो फिर किस वजह से, किस आधार पर सिद्धोनाथों को साहित्य से बहिष्कृत कर दिया जाए? और सिद्धोनाथों को यदि साहित्य में रखा जाए तो हर हाल में वीरता की प्रवृत्ति की जगह आदिकाल में धार्मिकता की प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी, जैसा कि सिद्धनाथ धार्मिक रचनाएं लिख रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह तथा कई आलोचकों ने कुछ और भी तर्क दिए। लोगों ने माना कि शुक्ल जी, आपने खुद ही यह माना कि सिद्धोनाथों की रचनाएं प्रामाणिक रही और रासो रचनाएं अप्रामाणिक रही, यानी संदिग्ध रही। तो यह बताइए कि आपने असंदिग्ध रचनाओं के आधार संदिग्ध और अप्रामाणिक रचनाओं के आधार पर तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दे दिया, किंतु जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, असंदिग्ध रचनाएं हैं, जिन पर कोई डाउट नहीं है, ऐसी प्रामाणिक रचनाओं को आपने साहित्य से बहिष्कृत कर दिया। क्या यह न्याय है? हमेशा साहित्यिकता और प्रामाणिकता में इतिहासकार को प्रामाणिकता का चयन करना चाहिए, और आप साहित्य के इतिहासकार हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई तर्क रहे जिनके आधार पर शुक्ल जी के द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल को कमजोर माना गया, और माना गया कि आचार्य द्विवेदी ने जो नाम दिया आदिकाल, वही तर्क संगत है, सटीक है, व्यवहारिक है। आचार्य द्विवेदी ने यह लिखा कि हालांकि मेरे द्वारा दिया गया नाम भ्रामक है, हो सकता है पाठकों के मन में भ्रम उत्पन्न करता कि भाई, आदिकाल नाम से ऐसा पता चलता है कि हिंदी साहित्य की कोई परंपरा ही नहीं रही। ऐसा पता चलता है कि उस समय का काल काव्य रूढ़ियों यानी काव्यगत विशेषताओं से अछूता हो, यानी हिंदी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए आदिकाल नाम दे दिया मैंने। परंतु यदि पाठक ध्यान दे तो यह नाम लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आदिकाल में हिंदी साहित्य की सभी प्रवृत्तियां अट सकती हैं, अभ्यासगत नाम है। उन्होंने तर्क दिया कि आदिकाल में हिंदी साहित्य में 4 प्रकार की रचनाएं लिखी गईं। दरबारी परिवेश में प्रशस्ति मूलक वीरता परक रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं, धार्मिक रचनाएं और मनोरंजन प्रधान रचनाएं भी लिखी गई। आदिकाल नाम में इन सभी प्रवृत्तियों को समाहित किया जा सकता है। दोस्तों,
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्य धारा में सिद्ध सामंत काल नाम दिया। देखा जाए तो यह नाम भी तर्क संगत नहीं। इस नाम से भी भ्रम उत्पन्न होता है कि ऐसा लगता है मानो रचनाकार के तौर पर सिर्फ सिद्ध रचनाकार ही थे और कविता के केंद्र में सिर्फ सामंत ही थे। देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य सिर्फ दरबारी ही नहीं है, सिर्फ सामंती ही नहीं है, उसके मूल में कहीं ना कहीं जन संवेदनाएं भी हैं, लोक आकांक्षाएं भी, और सिद्धों के अलावा और भी रचनाकार थे, इसलिए यह नाम भी उचित नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। दोस्तों, परंपराएं रही हैं भाण भाट चारण। चारण अगर शब्द लिया जाए तो इसका एक संकेत निकलता है कि जो बेमतलब चाटुकारिता करे, चापलूसी करे, सिर्फ प्रशस्ति परक रचनाएं लिखे, सिर्फ अपने शासकों की बेमतलब प्रशंसा में रचनाएं लिखे। क्या आदिकालीन साहित्य के सभी रचनाकार दरबारी थे? क्या सभी रचनाकार चाटुकार थे? अगर सभी रचनाकार दरबारी नहीं थे, सभी चापलूस नहीं थे, तो आदिकाल का नाम चारण काल भी तर्क संगत नहीं। तो कुल मिलाकर यह मान लिया गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया, एक तो साहित्य जगत में यह नाम अभ्यासगत हो गया है, पारंपरिक हो गया, लोगों की जुबान पे चढ़ के रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया, इसलिए यह नाम श्रेष्ठ है। आदिकाल का यदि कोई उचित नाम हो सकता है, श्रेष्ठ नाम हो सकता है, तो वह आदिकाल ही वीर गाथा काल कहने से, चारण काल कहने से या सिद्ध सामंत काल कहने से आदिकाल की सभी प्रवृत्तियों की उपेक्षा होती है, कुछ रचनाकारों की भी उपेक्षा होती है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपने आदिकाल के नामकरण को समझने की कोशिश की। नहीं समझ में आए तो घबराने का नहीं, बहुत सिंपल एक लाइन का मैसेज लिख के छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ आजकल, कोई काम धाम नहीं है। दिल्ली से कोसों दूर गांव और दिल्ली के बीच एक कस्बे में छिपा हुआ, हाँ, माता पिता का दुलार मुझे भी मिल रहा है, आप भी अपने घर में माता पिता का दुलार पाएं, बढ़िया भोजन लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें इस लॉकडाउन 5वें फेज में, और चुपचाप हिंदी साहित्य पढ़ते रहें। पढ़ लिख के कलेक्टर बनिए, व्यस्त रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।